नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज का बहुत बड़ा मुद्दा है योगी के बजट बोल और अखिलेश को लगे ढोल। ये क्यों कह रहे हैं हम? दरअसल आज बजट हुआ और बजट बहुत भारी भरकम आया है। आज 9वां बजट पेश किया गया। यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। सोचिए, उत्तराखंड है, उत्तराखंड का बजट हुआ है सिर्फ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का। और अगर हम यूपी की देखें तो सोचिए, यूपी का उससे 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा बजट पेश हुआ है। तो ये बजट किसान, युवा, महिला, स्टूडेंट, कारोबारी, कर्मचारी सबका ध्यान रखा गया है। 4 नए एक्सप्रेस वे की घोषणा हुई। 12वीं की टॉपर छात्राओं के लिए स्कूटी योजना की घोषणा की गई। धार्मिक पर्यटन के लिए बजट जारी हुआ। सीएम योगी ने बजट को सनातन संस्कृति वाला बजट बताया तो अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि ये बजट नहीं ढोल है, सरकार बिना विजन के बजट लेकर आई है। उधर शिवपाल यादव ने कहा कि ये बजट नहीं घोटाला है, यानी मेगा बजट पर सियासी महाभारत हो गई है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट है, जो 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। ये बजट खोखला है, ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया, जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी जो कुल बजट का 13% है। आप देखते होंगे कि अक्सर शिक्षा के लिए 6% बजट की मांग होती है। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में जो 13% केवल शिक्षा पे खर्च कर रहा है। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। है कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, आज उत्तर प्रदेश ने जो लंबी छलांग लगाई है, परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश का दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। ये सेकेंड लास्ट बजट था इनका, सेकेंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो कदम 17-18 में उठाए गए, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी को, जो 2017-18 के पहले आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, आज उसको दोगुने से अधिक बढ़ाने में मदद मिली है। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बेरोजगारों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बजट देख करके व्यापारी, कारोबारी और दुकानदारों पर मंदी की मार और गहरा गई है। तो चलिए आज के बजट पर हम चर्चा करेंगे कि इस बजट में आपको क्या मिला है। और बजट विपक्ष को तो रास आता ही नहीं है, चाहे कोई भी बजट हो। और सत्ता पक्ष क्या कहती है, आज के महत्वपूर्ण सवाल पहले, ऐतिहासिक बजट से विपक्ष को क्यों दिक्कत, जनता के बजट पर विपक्ष के शब्दबान क्यों, बजट से महिला, किसान, युवाओं की उम्मीदें पूरी होंगी, मेगा बजट से बदली यूपी की तस्वीर, क्या मेगा बजट से यूपी की तस्वीर बदल पाएगी या नहीं, ये भी बात करेंगे। क्योंकि 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट है भाई, इतना बहुत भारी भरकम बजट होता है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, जल्दी से अपने मेहमान का परिचय करा दूं। राजेश चौधरी हैं, जो प्रवक्ता भी हैं और विधायक भी हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें कि
भूपेंद्र तिवारी हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रज बिहारी शुक्ला है, बजट एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, पहले एक सियासी सवाल। देखिए, आपने अखिलेश यादव को सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि ये सेकंड लास्ट बजट है, फिर एक लास्ट बजट आएगा और फिर इनकी विदाई और फिर नई सरकार। इसमें भी अखिलेश यादव जी ने वही बयान दिया था जो आज दिया है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये बात तो सही है कि इस 5 साल वाली सरकार के ये सेकंड लास्ट बजट है। इसके बाद एक बजट और योगी जी पेश करेंगे, उसके बाद 11वां बजट योगी जी की सरकार पेश करेगी। तो अखिलेश यादव जो सपने देख रहे हैं, वो सपने उत्तर प्रदेश की जनता उनके पूरे नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती है प्रदेश में अराजकता हो, गुंडागर्दी हो, भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो। वो नहीं चाहती। आज उत्तर प्रदेश बन रहा है, दौड़ रहा है विकास में। आप देख रहे थे, योगी जी का बयान सुन रहे थे कि 8 में कितने नंबर पे आता था पूरे अर्थव्यवस्था में देश के अंदर, आज दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आया और बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य होगा इस देश के अंदर। वो भी गौरव हमको योगी जी के नेतृत्व में प्रदान होने वाला है। और ये बजट युवाओं का बजट है, ये बजट महिलाओं का बजट है, ये बजट किसानों का बजट है, ये बजट मजदूरों का बजट है, ये बजट व्यापारियों का बजट है, यह बजट उत्तर प्रदेश के उस हर निवासी का बजट है जिसको सरकार से अपेक्षा है सबको संतुष्ट करके। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बजट में बहुत कुछ मिला। बजट में तीर्थ स्थलों को मिला, जहां से आप ब्रिज से आते हैं वहां भी अब कॉरिडोर, वहां 400 करोड़, जगह जगह 150 करोड़ की बात कही गई है। स्कूटी के लिए 400 करोड़ रुपए का आपने ऐलान किया। बजट में बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक छोटा सा, एक बहुत बारीकी बिंदु है जो मैं उसको समझना चाहूंगा, वो एक्सपर्ट से भी और आपसे भी। मैं बजट को थोड़ा एनालाइज कर रहा था, तो घटती आय, प्रदेश में जो घटती आय है, सरकार को जो राजस्व मिल रहा है, जो कर है, वो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है सरकार को जो मिलना चाहिए। एक विषय ये है। दूसरा विषय यह है कि कर्ज लोगों पर, अगर हम यूपी के लोगों पर देखें तो कर्ज बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आप भारी भरकम बजट लाए, एक बिंदु ये है। हालांकि बाकी राज्यों के मुकाबले कम है। मैं बाकी की बात करूं तो ये 2-3 मुद्दे, और एक तीसरा मुद्दा है जो विपक्ष हमेशा से उठाती है, और वो सच भी है कि आप 50 से 55% बजट खर्च कर पाते हैं। ये 3 बिंदु है। देखिए, सबसे अच्छा बजट वो माना जाता है जो घाटे का बजट हो, जिसमें सरकार की इनकम कम हो और खर्चा ज्यादा वो दिखा रही हो, मतलब योजनाएं अच्छी हो। तो ये अर्थशास्त्र में इस बात का पहले से ही प्रोविजन है, सब लोग ये मानते हैं। और योगी जी के नेतृत्व में नहीं, तो लेकिन चौधरी साहब, अगर इनकम कम होगी तो कर्ज बढ़ेगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी क्या भविष्य में? देखिए, सरकार की इनकम घटी है ना। कर्ज के मामले में बहुत राज्यों से पीछे है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं ऐसी होती हैं जहां हम केंद्र सरकार से, नाबार्ड से, यहां से पैसा लेकर के अपने क्षेत्र को विकसित करते हैं और उसको समय से देते भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम कर्जा लेकर के बैठ जा रहे हैं, दिवालिया होने की स्थिति आज हमारी नहीं है। उस समय खराब थी स्थिति जब ये लोग छोड़ करके गए थे उत्तर प्रदेश को, बीमारू राज्य, उत्तर प्रदेश को एकदम बदहाल राज्य की श्रेणी में ये करके गए थे। तो योगी जी का मैं तो शुक्रगुजार हूं, कहूंगा कि उत्तर प्रदेश को आज एक सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं और उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है, उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों का विकास हो रहा है। आपने ही उठाया, बिहारी जी के मंदिर पे आप जाइए, क्या हालत रहती है। बिल्कुल, लोग दर्शन करे बिन बहुत सारे लौट जा रहे हैं क्योंकि वहां कुछ निर्माण ही नहीं हुआ। आज अयोध्या को देखिए, अयोध्या के अंदर जो विकास हुआ है उसके कारण से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 चांद लग गए, महाकुंभ लग रहा है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। कल्पना की थी कि 45 करोड़ लोग आएंगे, 56 करोड़ अब तक आ चुके हैं। जिस पर 7-8 हजार करोड़ रुपए का खर्चा सरकार का आया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वहां 2 लाख करोड़ से अधिक का जो है सरकार को लाभ हो रहा है। आप कल्पना करिए ना क्या स्थिति है आज इन सब चीजों की। चलिए, ये एक बड़ी बात है। मैं लौटूंगा भूपेंद्र तिवारी जी भी है, अर्थशास्त्री, उनसे भी थोड़ा सा समझ है। भूपेंद्र तिवारी जी, कैसे आकलन करेंगे इस पूरे बजट को? हालांकि मैंने 2-3 बिंदु उठाए, उस बिंदु पर मैं जवाब भी लूंगा, क्योंकि विपक्ष भी कहता है कि देखिए 50 से 55% तो ये बजट ही खर्च कर पाते हैं। पिछला ही बजट 50 से 55% हुआ। लेकिन एक जो मैं आंकड़ा देख रहा हूं, आप भारी भरकम बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो आय है वो घटी है और फिर कर्ज बढ़ा है लोगों पर। चलिए, भूपेंद्र जी से संपर्क हुआ। ब्रज बिहारी जी, आपका कमेंट इस पर, पूरे बजट पर। देखिए, यूपी
ये जो योगी सरकार ने जो वित्तीय वर्ष जो 2025 और 26 का जो बजट निकाला है, ये मुझे पूरी तरह से राजनीतिक तरीके से ये लग रहा है कि ये अगले साल जो या इस साल जो चुनाव होने उसकी तैयारी इन्होंने की है। यूपी इस बजट में एक तरफ जहां विकास इन्होंने बात की, विकास में इन्होंने युवाओं को नौकरी की बात की, धार्मिक सांस्कृतिक तौर पे इन्होंने ये अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट डेवलप करने के लिए, साथ ही आर्थिक जो गति को देने का जो इन्होंने बात की, कई तरह की इन्होंने मुफ्त सिंचाई योजनाएं निकाली नलकूपों को के लिए, किसानों के लिए। जो इस बार जो पिछला बजट था उससे इस बार लगभग 10% ज्यादा बजट है। और बजट में भले ही आम जनता, महिलाओं, किसानों और की शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य आदि चीजों की बात की गई है, लेकिन ये बजट और भी कई सवाल ये किया जा रहा है कि भाई हर साल तो हम बजट निकाल रहे हैं, लेकिन रोजगार की स्थिति क्या है, लोगों की, युवाओं की स्थिति क्या है, लोगों को कितनी नौकरियां मिल रही हैं। तो लोग सरकार से, जो नए युवा हैं वो नौकरी की आस पे लगा के बैठे हुए हैं कि आप हमें नौकरी कैसे दोगे। सरकार तो कह रही है कि भाई आप अपना स्वावलंबी बनिए, आप अपना बिजनेस करिए, लेकिन नौकरी की तरफ भी इनको देखना चाहिए कि बच्चे रोजगार के लिए नई नौकरी ढूंढ रहे हैं। दूसरा, इन्होंने किसानों की बात की, तो किसानों में एक सबसे बड़ी चीज, इतना बड़ा है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण नीति 2022 चल रही है, उसमें सिर्फ 300 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। अब समझिए इतने बड़े खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए जो पूरे प्रदेश में काम कर रही है, छोटी से बड़ी सारी इकाइयां हैं, उसमें सिर्फ 300 करोड़ क्या होगा। दूसरा, इन्होंने कुछ नंद बाबा दुग्ध मिशन निकाली। नंद बाबा दुग्ध मिशन जो पिछले साल भी जो बजट उन्होंने दिया था वो भी प्रॉपर चीजें सही जगह तक नहीं पहुंच पाई और जितना बजट था उतना मिला नहीं। नंद बाबा में इस बार 203 करोड़ का डाल दिया। अब ये देखना चाहिए कि 203 करोड़ में अब पूरे प्रदेश में एक बिंदु ब्रिजबिहारी जी आपने बहुत अच्छा उठाया, रोजगार की बात है, रोजगार की बात है, हालांकि इन्होंने कुछ जिक्र किया है 92,000 नौकरियों की बात ये कुछ कर रहे हैं, उसमें मैं देख रहा था। ये एक चौधरी साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि रोजगार एक बड़ा इशू है। देखिए आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप चौधरी साहब आप ठीक है, आप स्किल डेवलपमेंट से आप करेंगे कि ठीक है लोगों को रोजगार मिलेगा कि वो खुद ट्रेंड हो जाए, लेकिन आप भी जानते हैं मार्ट क्षेत्र से आते हैं चौधरी साहब आप, और ऐसी स्थिति में आपको पता होगा राजेश चौधरी जी, आपके इलाके के लोग तो चाहते हैं भैया हमारा लड़का सरकारी नौकरी लगे। आप तो जानते हो ग्रामीण क्षेत्रों में यही होता है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, बहुत बहुत दिन तक वो शादी नहीं करते, इंतजार में बैठे रहते हैं। देखिए सरकारी नौकरी के आंकड़े की जहां तक हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर जितना योगी जी की सरकार ने सरकारी भर्तियां की हैं किसी दूसरे ने नहीं की साहब, और ट्रांसपेरेंसी के साथ हजारों टीचर की भर्ती हुई है, हजारों सिपाहियों की भर्ती हो रही है, विभिन्न विभागों में क्लेरिकल स्टाफ की भर्ती हो रही है, अधिकारियों की भर्ती हो रही है। 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, ऐसा तो संभव है नहीं कि हर आदमी को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से हम भाग नहीं रहे, और रोजगार दे रही है, इतने सारे उद्योग धंधे लग रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं। मेरे क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं तो मेरा क्षेत्र तो नोएडा से लगा हुआ क्षेत्र है। आप सुबह जाकर के देखेंगे यमुना एक्सप्रेस वे पर तो हजारों हमारे नौजवान ट्रेंड हैं, वहां जाकर के नौकरी करते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। इसी सरकार की वजह से अपने खेत में भी काम कर लेगा, गांव और घर को भी संभाल लेगा, और नौकरी करके भी वो आ जा रहा है क्योंकि उसने स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ली और अपना जिस कार्य क्षेत्र में वो पारंगत है वहां जाकर के वो काम करता है। और मैं तो सरकार से ये कहूंगा, और कल मैं सदन में ये वाली बात भी रखने वाला हूं कि और जो विस्तारीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, उसको मेरे क्षेत्र तक भी लाया जाए, क्योंकि मेरे क्षेत्र से 20 मिनट की दूरी पर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। वहां यमुना औद्योगिक प्राधिकरण बहुत बढ़िया से काम भी कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। तो रोजगार के जो साधन हमारी सरकार दे सकती है, पिछली सरकार के जमाने में क्या होता था, एक वर्ग विशेष के लोग, और चाचा का भर्ती होगा या भतीजा का भर्ती होगा, ये कंपटीशन रहता था, परिवार के अलग अलग लोगों की अलग अलग सूची आ जाती थी और घोर भ्रष्टाचार होता था।
जबरदस्त भयंकर भ्रष्टाचार होता था। अब कोई माई का लाल एक आरोप लगा के दिखा दे राजेश कि चौधरी, किसी भर्ती में इस बात का इत्तेफाक रखेंगे जो विपक्ष भी उठाता है, और आप भी जानते हैं क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार इसको लेकर विभागों के साथ बैठक भी की और इस बात को लेकर फटकारा भी था कि आप बजट खर्च क्यों नहीं करते। लेकिन 50 से 55% बजट खर्च हो पाता है। आप सोचिए अगर वो 50% भी रह गया तो फायदा क्या, फिर तो योजना धरातल पर लेट होंगी ना। ये सिस्टम को कैसे दुरुस्त करेंगे? विपक्ष यही पूछता है आपसे भी, सदन में भी पूछता है। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए बजट का एलोकेशन हुआ, उसका काम प्रारंभ हुआ, उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई और काम प्रारंभ हुआ तो उसका बजट तो एलोकेटेड है, खर्च हुआ, उसमें से 50% या 60% या 70% काम पूरा होना है तो वो तो रह जाएगा, वो अगले आने वाले 2-3 महीनों में खर्च हो जाता है। ऐसी कोई योजना आपको उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मिलेगी जिसके लिए पैसा अलॉट हुआ हो और वो अधूरी पड़ी हो या बिना पैसे के कोई योजना अधूरी पड़ी हो। ये हो सकता है काम के दरमियान कानूनी औपचारिकता रहती है, ट्रांसपेरेंसी से काम करना होता है। ऐसा तो है नहीं कि फोन कर दिया, मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आ गया कि मंत्री जी आ गए, ये लोग सपा के शासन में करते थे और किसी को ठेका दे दिया एजेंसी को और सब बंदर बांट कर लिया। यार ये सरकार बंदर बांट करने वाली सरकार नहीं है। तो हो सकता है उसमें महीने 2 महीने 3 महीने की काम में प्रोजेक्ट में कुछ देरी आती होती हो, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जो बजट बचा है वो लैप्स कर जाएगा जी। वो खर्च होता है, खर्च होता है। चलिए मैं लौटूंगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी जुड़े। मेजर साहब, आप लोगों का एक बयान देख रहा था मैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बजट नहीं है तो सिर्फ ढोल है, ऐसा क्यों? देखिए, जो बात कही गई है अखिलेश जी द्वारा वो सोचने वाली है कि आखिर ऐसे शब्द का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक बार काम इतना सा किया और उसका प्रचार इतना किया, हर बार ऐसा किया कि काम इतना करो और प्रचार इतना करो। चाहे जहां पे भी उन्होंने किया, जिस भी तरीके से किया, हमेशा आप देखिए कि उन लोगों ने मार्केटिंग, चाहे कोई छोटा सा आयोजन हो, जैसे लखनऊ में कितनी बार हमने देखा कि आपने इतने 100 करोड़ खर्च कर दिए, इतने करोड़ों की होर्डिंग लगा दी कि साहब यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हो रहा है, अब यहाँ पे ये चीजें आएंगी, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं आया। लोग आए, टैक्स के पैसे पे लोगों ने यहाँ मजे करे और चले जाते, लेकिन उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश की जनता को उससे कोई लाभ नहीं हुआ, कहीं कुछ बना हुआ दिखता नहीं। तो इसी तरीके से जब आप बजट लाते हैं तो आपने किसानों के लिए, आपने जब आप एलोकेशन करते हैं, आपने बहुत बड़े बड़े आंकड़े बता दिए कि भाई पिछली बार इतने थे, इस बार बढ़ गए। जाहिर सी बात है भाई, आबादी बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है तो एलोकेशंस तो बढ़ते हैं, लेकिन अब वो पैसा क्या वाकई में किसानों तक पहुंच रहा है? क्या वाकई में वो चीजें, शिक्षा के लिए जब आपने कहा हमने इतना जो है एलोकेशन किया, तो धरातल पे उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? क्या उससे चीजें बेहतर हो पा रही हैं? क्या सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही हैं? ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है। वहां आप जो है फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि आप देखिए अगर किसी भी आप वक्ता प्रवक्ता से पूछेंगे इतने करोड़ नौकरियां दे दी, जब इतनी बार आपके पर्चे लीक हो गए तो आपने नौकरियां कैसे दे दी? आपने कहा हमने विद्युत जो है वो पहले इतने घंटे बिजली आती थी, इतने घंटे बजट पसंद नहीं है। इसमें सोचने वाली बात है कि जब कोई कहता है कि इतने घंटे बिजली आती है, हम इनसे पूछिए कि क्या आपने नए पावर प्लांट्स लगाए हैं जो बिजली का उत्पादन? 2000 करोड़ दे रहे हैं बिजली को, बिजली की समस्या को दुरुस्त करने के लिए 2000 करोड़ का बजट रखा है इसमें। आप 2000 नहीं, आप 20,000 करोड़ का रख लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन रख लिया और अब उसका धरातल पे कुछ होना, दोनों अलग अलग चीजें। जैसे मैंने कहा कि भाई हमेशा कहते हैं कि अब बिजली पहले इतने घंटे आती थी, अब इतने घंटे आती है, तो भाई साहब आपने क्या कोई नया पावर प्लांट लगाया है यहाँ पे? आपने तो कोई नहीं लगाया। तो जब पावर प्लांट आपने लगाया ही नहीं तो उसका उत्पादन कैसे बढ़ जाएगा? पहले बिजली चोरी होती थी, अब वो बिजली चोरी रुकेगी तो बहुत फर्क होता है ना। बहुत लोग देखिए कुछ होते हैं जो कटिया डाल के कहीं कुछ करते हैं, उससे सिस्टम बहुत उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। ये मतलब बेतुकी बात है, इट इज नॉट लॉजिकल। आप जब नया पावर प्लांट लगाएंगे, भी कटिया डाल रहे थे संबल में, सर मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं मतलब जो भी कह रहा है इस तरीके के तर्क देना। राजेश चौधरी जरा समझाइए आशीष जी को, आपने बजट में दिया क्या? वो कह रहे हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी है, होता कुछ नहीं है। अगर आप समझा पा सके, क्योंकि लाखों लोग आपको भी सुन रहे होंगे और मेजर साहब भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ जी आप बहुत कुछ दिया इस बजट में। देखिए, लोग कहते हैं बदलता है जमाना, अक्सर खास वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। तो योगी सरकार तो बदलने का काम कर रही है कि अपने जो मेजर साहब बैठे हैं आशीष जी, इनकी समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि चश्मा तो विरोध का लगा के बैठे हुए हैं ना जी। आप कहाँ छोड़ के गए थे उत्तर प्रदेश को? आप ये कल्पना कर सकते हैं। आप बात कर रहे थे निवेश की, जो बाहर से निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर होता है,
मैं माननीय आशीष जी आपको साथ लेके चलता हूँ। आप आइए, मेरे बगल का क्षेत्र है, मेरे गांव से 20-25 मिनट दूरी पे है। आप चल के देखिए कितने बड़े बड़े फैक्ट्रियां आज वहां यमुना अथॉरिटी में लगी हैं। कितने लोग वहां आ रहे हैं नौकरी करने के लिए, रोजगार मिल रहा है। रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है, सरकारी नौकरी भी एक रोजगार है, पर इसके अलावा भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तो रोजगार है। जो और मैं दूंगा आपको पूरा आंकड़ा, आप आइए उस पर डिबेट करते हैं। हम लोगों ने कितना यहाँ पे इन्वेस्ट लिया और उसमें कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब इनका काम है विरोध करना। अब मैं पढ़ने बैठूंगा तो पूरी बुक मेरे हाथ में है, ये मैं भी पढ़ सकता हूँ जैसे खन्ना जी ने पढ़ी है। इसको पढ़ने समझ आ जाएगा। नहीं पढ़ तो मैं दूंगा, में, लेकिन सर विपक्ष तो पूछ रहा है धरातल पर क्या है। पढ़ तो मैं भी दूंगा, मैं भी कॉपी लेके बैठा हूं, मैं भी सुरेश खन्ना जी की तरह और आपकी तरह पढ़ दूंगा। लेकिन विपक्ष को तो संतुष्ट करिए, भैया हमने ये कर दिया और ये कर देंगे। अब देखिए 2017 से पहले इस प्रदेश में 4 एयरपोर्ट चलते थे जी, आज 16 चल रहे हैं, 16 और 4 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गए। इस तरह से पूरा ये खाका, ये आंकड़े हैं तो ये झुटला दें। मैं चतुर्वेदी जी मैं पूछता हूं इनको, रोडों की क्या हालत थी? रोड कहीं मिलते नहीं थे ढूंढे से। आप एक्सप्रेस वे देखिए, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होगा, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे होगा, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे होगा, आज क्या हाल है उत्तर प्रदेश सबसे। मैं अमेरिका गया था आशीष जी ये पूछा मैंने देखा उत्तर प्रदेश से बढ़िया एक्सप्रेस वे अमेरिका में नहीं है साहब। आज उत्तर प्रदेश वहां पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने लक्ष्य रखा, बहुत जल्दी उसको पूरा आशीष जी आप कहते हैं कि हाईवे ठीक है, आपने लखनऊ आगरा का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो ये बुंदेलखंड की बात करते हैं, पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, आप और नए हाईवे बना रहे हैं, विंध्य एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। इस बजट में कहा गया है, इसमें कहा गया है विंध्य लिंक एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे हैं। आशीष जी कुछ तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं, और तभी जनता इनको मौका देती है। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए काम किसने शुरू कराया था? वो तो हमारी सरकार ने शुरू कराया था। दूसरी बात, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनकर सर ऐसे तो कहते लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे तो मायावती का ही प्लान था ना, मैंने सुना था। आप ये देखिए, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन के तैयार होता है तो उसमें कितनी कमियां हैं। आज भी अगर आप उस पर स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कितना जंप करती है, और बीच में उसमें 8 फीट का एक बार गड्ढा भी हो गया था। तो किस तरीके से बनाया गया, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। अभी इन्होंने जिक्र किया हमारे मित्र ने कि मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। मेरे पड़ोस में ही एक डॉक्टर साहब हैं जो मेडिकल कॉलेज में पहले काम करते थे, जो रायबरेली में आपने खोला है, फिर वो अचानक यहाँ किसी प्राइवेट कॉलेज में, हॉस्पिटल में आ गए। मैंने उनसे पूछा, अरे आप तो मेडिकल कॉलेज में थे, आप यहाँ क्यों शिफ्ट हो गए? बोले साहब वहां सिर्फ ओपीडी है कि ये खा लो और इसके बाद टेस्ट कराना है तो यहाँ चले जाओ। आप कभी भी जाकर के देख लीजिए, जो मेडिकल कॉलेज का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें सिवाय ओपीडी के कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ नाम का मेडिकल कॉलेज है। कभी भी किसी को जाकर के देख लीजिए। तो ऐसे सिर्फ गिनाने के लिए, इसीलिए अखिलेश जी ने कहा कि काम इतना सा और प्रचार इतना बड़ा। तो मेडिकल कॉलेज है यही रायबरेली पास में, सबसे नजदीक यही पड़ता है। जैसे आप मुझे कह रहे थे आइए चलिए देख, कभी जाइएगा तो देख लीजिएगा, वहां पे पूछ लीजिएगा कि क्या स्थिति है उन कॉलेजेस में, जो आप मेडिकल कॉलेज जिनको आप गिनाते हैं उनकी क्या स्थिति है, उनमें क्या होता है। और आप ये टैक्सेस देखिए ना, सड़क पे चलने पे आप टैक्सेस तो देखिए। आपने आज जीएसटी कहां ले गए हैं? 35% तक ले जाने की तैयारी कर ली है आपने। जब आपकी सरकार आई थी आप एक आदमी से 14% टैक्स लेते थे, आज आप कहां ले गए? 35% कर दिया। आपका सिलेंडर तब 400 रुपए का था, आज 800-900 रुपए का कर दिया आपने। तो आपने जब इतना एक आम आदमी के ऊपर इतना वजन लाद दिया, फिर हर चीज पे टैक्स, उस पे सेस भी लगाते हैं। गाड़ी खरीदने जाइए उस पे कम कितना आप टैक्स ले लेते, फिर रोड टैक्स दीजिए, फिर ये कराइए, फिर रजिस्ट्रेशन कराइए, हर चीज पे टोल टैक्स आप कितना बढ़ा रहे हैं। आप देखिए पहले टोल टैक्स जो प्राइसेस होते थे क्या थे, आज टोल टैक्सेस के प्राइसेस देखिए आप क्या है। तो आप सुविधाएं तो कम दे रहे हैं लेकिन आप वसूली हद से ज्यादा कर रहे हैं। चलिए मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन पहले बृजबिहारी शुक्ला जी से, बजट एक्सपर्ट है। बृजबिहारी जी कुछ अहम बिंदु जो हमारे दर्शकों को आप शेयर कर सके कि देखिए इससे ये फायदा होगा कि वाकई में फायदा देने वाला बजट है, और आपको लगता है नहीं इसमें ये खामी भी है, तो वो जरा हमें समझाइएगा। जी, मुझे सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे मैं अपनी बात रखूंगा। ये जैसे आपने एक बात सही बोली कि अगर उत्तर प्रदेश में बजट में हम खर्चों का बजट तो बहुत बड़ा बना ले रहे हैं और इनकम का सोर्स हम उसका प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वित्तीय घाटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसमें भविष्य में कर्ज लेना पड़ेगा। अब जैसे इन्होंने बैलेंसिंग अगर हम लोग करें तो जो बेसिक आदमी की आज जरूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में तो आपने 15%, 13 या 14% का आपने एक बजट रखा,
लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। अब हेल्थ के लिए जैसे मोदी जी ने या योगी जी ने एक बात कही थी कि भाई सहजन होता है, एक सहजन की एक है जिसका हम लोग सुपर फूड के रूप में यूज कर सकते हैं। तो जो हम लोग एग्रीकल्चर पे फोकस करें तो जिससे हमारा स्वास्थ्य पे भी बढ़ना चाहिए। अब शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं देखी गई। अब इसकी वजह से निजी क्षेत्र में जो निर्भरता बढ़ रही है, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग का जो इलाज है वो सबसे ज्यादा महंगा है आज के समय पे। अब आप दूसरे नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, कानून व्यवस्था पे कोई विशेष नीति नहीं बनाई गई। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे सब मेन जो पॉइंट है वो कानून व्यवस्था है, ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसके बजट में किसी सुधारने के लिए कोई अलग से वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया, जो मुझे नहीं दिख रहा। और पुलिस जो अपग्रेडेशन होता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, उसमें भी कोई खास जोर नहीं किया गया। इसमें अब इस बजट में एक पॉइंट और मुझे जो समझ में आया, बजट में दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए कोई नई योजना नहीं आई। नहीं, अब जैसे हम देख रहे हैं किसानों के लिए इन्होंने 475 करोड़ रुपए गन्ना के लिए दिया है, आवारा पशुओं से नुकसान के लिए 2000 करोड़ का है, सिंचाई के लिए मुफ्त पानी योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, गन्ना मूल्य के लिए जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था क्योंकि गन्ना मूल्य इशू है 475 है, आपने उसका जिक्र किया। नंद बाबा दूध मिशन के लिए इन्होंने 203 करोड़ रुपए दिया, हालांकि पहले भी दिए थे। हालांकि अब ये कह रहे हैं छुट्टा पशु आश्रय के 2000 करोड़, पहले भी बजट था वो तो छुट्टा पशुओं के लिए, लेकिन अब उसमें क्या धरातल पर वो दिखता है, नहीं दिखता है, ये भी तो एक बड़ी समस्या ना। वही समस्या है कि सर हम बजट तो बहुत बड़ा बना ले रहे हैं, लेकिन अब उसमें कितना हम प्रॉपर खर्च कर रहे हो, कितना इंप्लीमेंट हो पा रहा है आज मार्केट में, इंप्लीमेंट धरातल पे क्या उतर रहा है, वो देखने वाला बात होगा कि अब नेक्स्ट ईयर तक हम क्या कर पाएंगे। भाई पिछले साल में ये एक जवाब देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा और बजट में भी ये रखा गया, मैं उस बिंदु को छूंगा। चौधरी साहब एक बहुत बड़ा है, देखिए आप छोड़ दीजिए, आपने जिक्र किया मार्ट आपका डेवलपमेंट है, मैं तो आपकी विधानसभा से ज्यादा दूर ही नहीं लेके जा रहा क्योंकि आदमी को उसका ही उदाहरण देना चाहिए जो उसके इर्द गिर्द रहते हो। अब जैसे मार्ट है, मार्ट में अब आप जाइएंगे, आपकी विधानसभा में आवारा पशुओं से लोग कितने परेशान है। कोई सा भी गांव उठा लीजिए सर, हो सकता है नौझील भी आपकी विधानसभा में पड़ता होगा, सेनवा भी आपकी गांव में विधानसभा में पड़ता होगा, मैं भी उस इलाके को बहुत बखूबी जानता हूं, बहुत सारी चीजों को। तो हर गांव में मैं जाता हूं, चला जाता हूं, तो वहां यही है भैया छुट्टा पशु, और उसके लिए भी 2000 करोड़ का आपने बजट रखा है इसमें। देखिए मुझे लगता है मेरी विधानसभा से बहुत आपको अटैचमेंट है, बहुत लगाव है, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बात जहां तक छुट्टा पशु की बात कर रहे हैं, एक एक ब्लॉक में 10-10, 15-15 गौशाला चल रही हैं। आप चलिए किसी भी गौशाला में, और एक अधिकारी नामित कर रखा है सरकार ने। सरकार अपने खर्चे पर गाड़ियां बना रखी। मैं कितने गौशालाओं में पशुओं को भेजता हूं, गाय को पकड़ के उसको बाइज्जत वहां ले जा करके सरकार ने व्यवस्था की है। जो स्थिति आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले होती थी, और जो स्थिति 2017 से पूर्व होती थी, वो आज नहीं है। हम लोग तो जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। छुट्टा पशुओं की समस्या थी, पर उसका उचित समाधान करने का काम इसी सरकार ने किया है। और दूसरा, एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है शिक्षा की। क्या स्थिति थी 2017 से पहले प्राथमिक विद्यालयों की? कायाकल्प योजना ला करके उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो बंद भी तो हुए ना कई प्राइमरी स्कूल सर जी, प्राइमरी स्कूल बंद भी हुए, मर्ज करने पड़े, बच्चे नहीं आ पा रहे थे तो मर्ज करने पड़े। स्कूलों का काया, जब वहां स्थिति नहीं थी, आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया ना जी। हाँ। हर स्कूल में उसकी पूरी बिल्डिंग बदली गई है, वहां टॉयलेट बनाए गए हैं, वहां मॉडर्न जो शिक्षा दी जाती है, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जा रही है। आज समय से वहां टीचर जाते हैं, वहां ड्रेस की व्यवस्था, किताब की व्यवस्था, जूते मोजे की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन की, सब तो सरकार करके दे रही है। इतना बड़ा बजट खर्च हो रहा है। और जहां तक आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, आज 80 में मेडिकल कॉलेज संचालित है उत्तर प्रदेश के अंदर साहब, 80। 44 राज्य सरकार चलाती है और 36 ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र के लोग चलाते हैं। 80 मेडिकल कॉलेज होना बहुत बड़ी बात है। और 2 एम्स इसी प्रदेश के अंदर चलते हैं। आप देखिए, गोरखपुर की बात करें, पूर्वांचल का एरिया है, वहां कितने बच्चे मर जाते थे एक बीमारी से, क्या हालत होती थी। योगी जी बार बार पार्लियामेंट के अंदर उठाते थे, वो लोकसभा के सांसद थे। आज आपने कभी कोई न्यूज इस तरह की सुनी कि वो बीमारी किसी गांव में फैल रही है? गोरखपुर में एम्स का निर्माण हुआ, उसका अनुसंधान कराया गया बीमारी का, उसका इलाज किया, टीकाकरण किया, और नहीं तो कितने माँ की गोद जो है सूनी हो जाती थी। ये एक बड़ा फैक्टर है मेजर साहब, ये एक बड़ा फैक्टर है। आप ठीक है, आप ढोल बता रहे हैं कि एक सिर्फ एक ढोल है, लेकिन वो ग्राउंड पर दिखता है। इंसेफ्लाइटिस का इन्होंने जिक्र कर दिया,
वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आपको याद होगा, आपके टाइम भूल नहीं पाए हो, उधर सैफई महोत्सव होता था तो इधर बच्चों की मौत हो जाती थी और बड़ा मीडिया में हाईलाइट होता था उस दौर में। आज वो है ही नहीं, और एक बड़ा इशू था वो पूर्वांचल का। तो ग्राउंड पर स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ तभी तो। देखिए, कुछ साल पहले अभी भी खबरें आई थी, ऐसा नहीं है कि अभी खबरें नहीं आई थी। इस वर्ष नहीं आई है मेरे ख्याल से, उससे पहले मैं कई साल से मैं नहीं सुन रहा हूँ, कई साल से नहीं, 2 साल पहले तक, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2 साल पहले तक आई थी। अगर अभी नहीं आ रही है तो ये अच्छी बात है, नहीं आ रही है आनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अभी जैसे जिक्र हुआ जो पुलिस जो अपग्रेडेशन का, तो अगर आप कानून व्यवस्था को सही रखना चाहते हैं तो आपको पुलिस को और पुलिस की फंक्शनिंग दोनों को सुधारना है। तो जैसे अभी आपके पैनल में किसी ने कहा कि कुछ अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, तो आप कानून व्यवस्था को सुधारेंगे कैसे? हमारी सरकार थी तो हमने डायल 100 शुरू किया था, 1090 हेल्पलाइन शुरू करी थी, जिससे जो महिलाएं हैं वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वहां फोन कर सकती हैं। जो गाड़ियां जो पुलिस की QRT में आप जो देखते हैं इधर उधर लगी रहती हैं, वो उसको सिस्टम को चलाया गया था। तो इस तरीके से और अपग्रेडेशन होने चाहिए थे और पुलिस की फंक्शनिंग को भी और अच्छा करना चाहिए, तभी हम कानून व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की। तो कहीं उस तरीके की विषय हैं जिनको मुझे लगता है अभी अनदेखा किया गया। और बहुत महत्वपूर्ण विषय ये भी रहा कि जो बजट प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, जो दिया गया था एलोकेशन वो पूरा हुआ ही नहीं। एक तो वैसे हम लोगों के पास पैसे का कंस्ट्रेंट रहता है, कम रहता है, और अगर जो कम है अगर वो भी खर्च ना हो तो बहुत दुख की बात है कि क्यों खर्च नहीं हो पा रहा है। चलिए सर, आपको लग रहा है बजट ठीक नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष को लगता है कि बजट बूम है और इकोनॉमी को बढ़ाएगा। और बजट एक्सपर्ट्स ने कुछ बिंदु बताए कि जो फायदेमंद भी हैं, कुछ नुकसानदायक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।